हेलो बच्चों, कैसे हो। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन ए स्लम। क्लास 12 की एक बुक है इंग्लिश फ्लेमिंगो का। उसी का ये पोएम नंबर 2 है। फर्स्ट पोएम हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और इस चैप्टर का भी एक वीडियो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और उसको देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये जो चैप्टर जो है हमारा, उसका राइटर कौन है, राइटर के बारे में हमने, और एक पोएम का जो एक इंट्रोडक्शन है वो हमने देख लिया था। आज हम शुरुआत करेंगे पोएम की थीम से। तो सबसे पहले तो हम जान देते हैं कि थीम ऑफ पोएम क्या है, कि इस पोएम ये जो पोएम है ये कहना क्या चाहती है। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो पोएम जो है ये 4 स्टेंजा में डिवाइड है, मतलब 4 इसके पैराग्राफ है, 4 स्टेंजाज में डिवाइड होती है। जैसे कोई चैप्टर होता है वो पैराग्राफ में डिवाइड होता है, वैसे जो पोएम जो होती है वो स्टेंजाज में डिवाइड होती है। तो ये जो हमारी पोएम है ये 4 स्टेंजाज में डिवाइड है। और इस पोएम में हम ये जानेंगे कि कहना क्या चाहता है कवि। तो स्पेंडर एक्सपोजेस ए ग्रॉस नेग्लिजेंस मेटेड आउट टू द चिल्ड्रन ऑफ डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी इन द वर्ल्ड। देखिए, इस पोएम के जरिए जो हमारे जो राइटर है तो वो समाज में एक डिप्राइव्ड सेक्शन होता है, एक वंचित वर्ग होता है जिसका सब उसको, डिप्राइव्ड का मतलब नेग्लेक्टेड, डिप्राइव्ड का मतलब होता है नेग्लेक्टेड, एक हमारे एक सोसाइटी का एक वो जो होता है, यानी कि कुछ, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मात्र 2% लोगों के पास विश्व का 90% पैसा है और बाकी 98% लोग ही सिर्फ 10% पैसा ही उनके पास है। यानी कि पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो गरीब है। और उस वर्ग को हमेशा से ही, आज की बात नहीं है ये चाहे प्राचीन काल हो, ईसा पूर्व की बात हो, हमेशा से ही इस वर्ग को नेग्लेक्ट किया जाता रहा है। और वो चाहे कैसी भी राज व्यवस्था हो, चाहे वो लोकतंत्र हो, चाहे वो राजतंत्र हो, चाहे वो तानाशाही हो, मोनार्की हो, कुछ भी हो, उस वर्ग को हमेशा से ही एक शोषण किया गया हो। तो हमारे जो राइटर हैं स्पेंसर जो हैं वो हमेशा से ही ऐसे वर्ग की वकालत करते रहे हैं। तो इस वीडियो में वो हमको ये बताते हैं कि किस तरह इस एक पूरे के पूरे वर्ग को या पूरी की पूरी सोसाइटी को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं। तो इसका जो, देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो हमारी पोएम है वो 4 स्टेंजाज में डिवाइड है। तो इसका पहला जो स्टेंजा है उसकी तो थीम ये है कि द फर्स्ट स्टेंजा स्पीक ऑफ द कंडीशन ऑफ द चिल्ड्रन इन क्लासरूम। कि पहले स्टेंजा में तो वो क्या है कि जो हमारा जो राइटर है वो उस क्लासरूम में जो बच्चे बैठे हुए हैं उनकी फिजिकल कंडीशन, यानी कि वो कैसे दिखाई देते हैं, और साथ ही साथ उनकी जो मेंटल कंडीशन के बारे में हमको बताता है। तो इसमें फर्स्ट स्टेंजा में तो उनकी बच्चों की फिजिकल और मेंटल कंडीशन के बारे में बताया गया है, और सेकंड स्टेंजा में जो हमारा राइटर है वो क्लासरूम की जो फिजिकल कंडीशन है। भाई देखो, आज गरीब बच्चे हैं तो गरीब बच्चों के क्लासरूम कोई हाई फाई नहीं मिलेंगे आपको। उस क्लासरूम की जो कंडीशन है कि भाई उसकी जो दीवारें हैं उनकी कंडीशन क्या है, वहाँ पे जो बच्चे बैठे हुए हैं कैसा, उसका कलर कैसा है, उसमें क्या क्या डिस्प्ले किया हुआ है। तो सेकंड, देखिए, फर्स्ट स्टेंजा में तो वो हमको बताता है बच्चों की फिजिकल और मेंटल कंडीशन के बारे में, और सेकंड जो स्टेंजा है उसमें वो हमको बताता है कि जो बच्चों की क्लासरूम की जो कंडीशन है, क्लासरूम की जो फिजिकल कंडीशन है, दीवारों की जो कंडीशन है उसके बारे में बताता है। तीसरे स्टेंजा में जो हमारा राइटर है वो क्या करता है कि द थर्ड वन स्ट्रेसेस अपॉन द पिटिएबल लिविंग कंडीशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्लम। कि उन बच्चों की जो स्लम के अंदर जो रहने की जो कंडीशन, वो स्थिति है, वो कितनी दयनीय स्थिति में वो रहते हैं। यानी कि इस क्लासरूम से बाहर जो उनका स्लम है, वहां पर उनकी जो कंडीशन है वो कितनी ज्यादा दयनीय है। और जो इसका चौथा स्टेंजा है, इसका जो 4th स्टेंजा में है, वो हमको ये बताता है कि इन बच्चों को इस कंडीशन से ऊपर लाने के लिए क्या किया जा सकता है। और वो एक हमको आशा देता है, एक होप और ऑप्टिमिज्म का यानी आशावाद, यानी कि एक पॉजिटिविटी के बारे में सोचता है कि अगर हम ये प्रयास करें तो इन बच्चों को इस कंडीशन से
हम उबार सकते हैं। तो इट पॉइंट आउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज। और साथ ही साथ फोर्थ स्टेंजा में वो क्या करता है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं, जिनका काम इन बच्चों की शिक्षा की देखरेख करना है, उनको उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी याद दिलाता है कि वो किस तरह अपनी जिम्मेदारी को निभाकर इन बच्चों के जीवन स्तर को सुधार सकते हैं। और साथ ही साथ में लास्ट के जो स्टेंजा है उसमें वो हमको एक नोट भी छोड़ता है कि किस तरह जो बाहर की जो दुनिया है, बाहर की जो नेचर है, वो भी एक टीचर का काम कर सकती है। और जिस सड़े गले बदबूदार माहौल में ये बच्चे जो रह रहे हैं, उस माहौल से अगर इन बच्चों को निकाला जाए तो ये भविष्य में आगे जाकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और साथ ही साथ में स्पेंडर जो है वो हमको ये हाईलाइट करते हैं कि इन बच्चों की जो सोरोफुल स्टेट है, इन बच्चों की जो दयनीय स्थिति है, वो ये जो बच्चे जो आते हैं वो अंडर प्रिविलेज सेक्शन, यानी कि एक दबे कुचले समाज के एक दबे कुचले सेक्शन से वो आते हैं। और साथ ही साथ उनके ऊपर जो सोशल इनजस्टिस हुआ है, सामाजिक रूप से जो अन्याय उनके साथ हुआ है, उनका जो ऑपरेशंस हुआ है, उनका जो उनको दबाया गया है जिंदगी में, उसके बारे में हमको वो बताते हैं। और साथ ही साथ में वो हमको ये बताते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो लोग कितने कमजोर हैं। और साथ ही साथ गवर्नमेंट जो है वो उनके प्रति कितनी नेग्लेक्ट की भावना, अपाथी की, मतलब नॉन सिंपैथी की भावना, यानी कि असहानुभूति की भावना या नेग्लिजेंसी की भावना उनके प्रति रखती है। और साथ ही साथ में जो सिविलाइज जो सोसाइटी है, एक सभ्य जो समाज है, वो भी अपनी जिम्मेदारियों से भागता है। और कुछ ये सारे के सारे जो इशू है वो इस पोएम में डिस्कस किए गए हैं। और साथ ही साथ ये जो हमारी पोएम है एग्जॉर्ट द गवर्नमेंट, वो क्या करती है, गवर्नमेंट को उकसाती है, गवर्नमेंट को एग्जॉर्ट करती है, उनको ये गाइडलाइन देती है एक तरह से कि किस तरह गवर्नमेंट हुई या जो एनजीओज हुए या जो समाज के जो प्रिविलेज सेक्शन के जो लोग हैं, वो किस तरह अपने हाथ आगे बढ़ाकर इस डिप्राइव्ड यानी वंचित और डिजेक्टेड का मतलब एक तरह से उनको जैसे एक समाज के ठुकराए गए इन बच्चों को के लिए एक नई आशा और एक उम्मीद बन सकता है। तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया था कि ये जो पोएम है जो है वो हमारी 4 स्टेंजाज में, ये फर्स्ट स्टेंजा है, ये सेकंड स्टेंजा है, ये इसका थर्ड स्टेंजा है और ये फोर्थ है। काफ़ी लेंदी पोएम है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इसके एक एक वर्ड में काफ़ी गहरा मीनिंग है। तो हम इस पोएम को बहुत अच्छे से डीपली करेंगे, इसके एक एक वर्ड को और एक एक लाइन को हम एक्सप्रेस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका स्टेंजा फर्स्ट लेते हैं। आज हम स्टेंजा 1 करेंगे। तो स्टेंजा 1 में क्या होता है कि जो हमारा जो राइटर है वो बच्चों की जो कंडीशन है उसके बारे में बताता है। तो एक बार हम पोएम को अच्छे से पढ़ेंगे, उसके कुछ हार्ड वर्ड्स है उनको देखेंगे और साथ ही साथ उसके बाद में हम एक एक लाइन को क्लियर करेंगे। तो ये एक तरह से पोएम है, तो हम इसका थोड़ा रिसाइट करेंगे कि फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टोन राउंड देयर पार्लर। अब देखिए, उन जो गस्टी वेव, मतलब ये जो बच्चे जो हैं वो गस्टी वेव यानी ठंडी हवाओं से के झोंकों से बहुत दूर है। गस्टी वेव्स का मतलब ठंडी हवाओं के झोंके, ताज़ा हवा के जो झोंके होते हैं। द लाइक रूटलेस वीड्स, ये जो बच्चे होते हैं एक जड़ विहीन खरपतवार की तरह होते हैं और उनके जो बाल है वो भी उसी तरह उनके चेहरों पे आगे आए हुए हैं और उसी तरह उनके जो बच्चे जो है उनका जीवन भी खरपतवार ही है। द टाल गर्ल विद हर वेड हेयर डाउन हेड, द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड आइज। फिर यहाँ पे हमारा जो राइटर है एक लंबी लड़की का डिस्क्रिप्शन बताता है कि जिसका वेट डाउन है, जिसके सिर पे इतना बोझ है कि उसने अपने सिर को झुकाया हुआ है। एक पेपर की जगह कागज की तरह पतला दिखाई देने वाला लड़का विद रेड आइज, जिसकी आंखें रेड की जैसी है। द स्टंटेड का मतलब माल न्यूट्रिशन है, ये बच्चे सब कमजोर हैं। अनलकी हेयर, और फिर वो तीसरे बच्चे का वर्णन करता है कि एक बच्चा है जिसकी ट्विस्टेड बॉन्स हैं, जो अपने पूर्वजों से प्राप्त बीमारी को दोहरा रहा है। द स्टंटेड अनलकी हेयर ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग ए फादर्स नारल डिजीज, वो अपने पूर्वजों से प्राप्त बीमारी को रिपीट कर रहा है। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और वो उन लेसन्स को पढ़ रहा है। एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन नोटेड, फिर यहाँ पे एक चौथे बच्चे के बारे में बताया है कि पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, वो अभी अभी आया है इस दुनिया में, ज़्यादा छोटा बच्चा है वो, अभी जो दुनियादारी का बोझ उसके ऊपर पड़ा नहीं है। वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही यंग है, छोटा है, और उसकी जो आंखें हैं
उनमें गिलहरियों के खेल के सपने हैं इन ट्री रूम्स, है ना। तो वन अननोटेड स्वीट एंड यंग हिज आईज लिव्स इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम इन ट्री रूम्स अदर देन दिस। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसकी एक एक लाइन को हम लेते जाएंगे और उसको हम डिस्क्राइब करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आज हम स्टेंजा फर्स्ट पढ़ेंगे। तो स्टेंजा 1 की पहली लाइन ये कहती है कि ऑन सोर क्रीम वॉल्स, ये देखिए, ये इसकी पहली लाइन है कि फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दीज चिल्ड्रन फेसेस। इन बच्चों के जो चेहरे जो हैं, इन बच्चों के जो इन चिल्ड्रंस के जो चेहरे हैं वो गस्टी वेव्स का मतलब होता है ठंडी हवा के झोंके, जो ताजा हवा के जो झोंके होते हैं, यानी कि ताजा हवा के झोंकों से इन बच्चों के चेहरे बहुत दूर हैं। तो द पोएट डिस्क्राइब द चिल्ड्रन हु स्टडी इन एलिमेंट्री स्कूल विच इज सेटअप इन ए स्लम एरिया। देखिए, पोएट जो डिस्क्राइब करता है कि एक स्लम एरिया में एक एलिमेंट्री स्कूल है। सबसे पहले तो ये जानिए कि एलिमेंट्री क्या होता है। एलिमेंट्री का मतलब होता है 1st to 8th क्लास तक के जो एजुकेशन है वो एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है। एलिमेंट्री एजुकेशन कहलाती है और इसी एलिमेंट्री एजुकेशन का एक स्कूल स्थापित है। और किस जगह स्थापित है? वो एक स्लम में स्थापित है। स्लम का मतलब होता है कच्ची बस्ती जो होती है, स्लम, उस झुग्गी झोंपड़ी जिसे बोला जाता है। तो एक झुग्गी झोंपड़ी के अंदर एक 8वीं तक का स्कूल है, एलिमेंट्री स्कूल है। उसके क्लासरूम का ये दृश्य है। और वहाँ पे जो पहले स्टेंजा में वो जो है, जो राइटर जो है वो बच्चों के फिजिकल कंडीशन को बता रहा है। तो वो पहली लाइन में ये कहता है कि इन बच्चों के जो चेहरे हैं वो ताजी हवाओं से या ठंडी हवाओं से बहुत दूर हैं। द पोएट सेज दैट फेस ऑफ चिल्ड्रन आर डल। ये राइटर को ये कैसे पता चला? क्योंकि उनकी जो चेहरे हैं वो बहुत ही ज्यादा डल हैं। डल का मतलब उनमें किसी प्रकार की चमक मौजूद नहीं है, किसी प्रकार की शाइनिंग मौजूद नहीं है, और साथ ही साथ इनमें किसी प्रकार की कोई एनर्जी नहीं है। विदाउट एनी एनर्जी, उसमें किसी प्रकार की कोई ऊर्जा नहीं है। दे आर नॉट फुल ऑफ एनर्जी लाइक अदर किड्स ऑफ देयर एज। और वो उस उम्र के जो बच्चे जो होते हैं उनमें जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा इन बच्चों में नहीं है। उसका कारण भी आपको पता होगा कि इन बच्चों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पा रहा है, न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। अब जब न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो उनको प्रोटीन, विटामिन, अच्छा भोजन नहीं मिलेगा तो चेहरे पे चमक कहाँ से आएगी? तो वो तो एक तरह से अपनी सांसों को चलाने के लिए खाते हैं कि किसी तरह हमारा ये जो शरीर है वो सांसें जो है वो हमारी चलती रहे। और न तो उनका शारीरिक विकास हो पा रहा है और ना ही उनका मानसिक विकास हो पा रहा है। न तो उनकी मेंटल ग्रोथ हो रही है, न इनकी फिजिकल ग्रोथ हो रही है। देखिए इसमें हार्ड वर्ड्स में देखिए, फार फार फ्रॉम मतलब वेरी फार अवे, वेरी मच फार अवे, बहुत ज़्यादा दूर। गस्टी वेव्स का मतलब ब्रीजी विंड, यानी ठंडी हवा के झोंके या ताज़ा हवा के जो झोंके हैं उन्हें गस्टी वेव्स यहाँ पे राइटर ने कहा है। नेक्स्ट लाइन देखिए, ये उन बच्चों के चेहरे हैं। आपको कहाँ से इनके चेहरे पे ताज़ापन दिखाई देगा? ये देखिए, इन बच्चों के चेहरे देखिए आप, बिल्कुल ही जैसे अपनी जिंदगी को के बोझ को जिए जा रहे हैं, ढोए जा रहे हैं। नेक्स्ट लाइन में देखिए कि लाइक रूटलेस वीड्स द हेयर टॉर्न अराउंड देयर पेलर। अब देखिए यहाँ पे रूटलेस वीड के दो मतलब निकाले। देखिए यहाँ पे राइटर ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिसके एक मैसेज छोड़ते हो। मतलब बड़ी ही चतुराई से उन्होंने इन बच्चों को रूटलेस वीड कहा है। तो यहाँ पे जो हमारा जो राइटर है उसने मेटाफर का यूज किया है। उन्होंने इन बच्चों को रूटलेस वीड कहा है कि जैसे ये बच्चे उसी प्रकार है जैसे खरपतवार होती है। वीड का मतलब होती है खरपतवार। खरपतवार का मतलब अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वीड्स कहा जाता है, या हिंदी में इन्हें खरपतवार कहते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे रूटलेस का मतलब बिना जड़ के, ये बच्चे इस तरह हैं जैसे बिना जड़ की खरपतवार होती है। और उनके जो बाल भी, द हेयर टोन राउंड देयर पेलर, उनके जो बाल भी उसी खरपतवार की तरह है। मतलब बालों को उन्होंने कंघी वगैरह नहीं किया है। और पेलर का मतलब पीले चेहरे के, मतलब या बिना कांति की या बिना चमक के चेहरों के ऊपर बिल्कुल डल फेस जो है उनके ऊपर वो छाई हुई है।
तो हमारा राइटर यहाँ पे कहता है कि दीज चिल्ड्रन आर कंपेयर टू अनवांटेड वीड्स। इन बच्चों की यहाँ पे हमारे राइटर ने किससे तुलना की है? अनवांटेड वीड से तुलना की है। हियर द राइटर वांट टू से दैट, और हमारा यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं कि दीज चिल्ड्रन सीम्स टू बी अनवांटेड लाइक द अनवांटेड वीड्स। ऐसा लगता है कि ये बच्चे भी अनचाहे हैं, यानी कि इनके माँ बाप इनको पैदा नहीं करना चाहते थे, फिर भी ये पैदा हो गए, जिस तरह अनचाही खरपतवार होती है। विच ग्रो ऑन देयर ओन इन द फील्ड, जो अपने आप ही उगाती है। ऐसे ये बच्चे भी वैसे ही हैं जैसे अपने आप ही बिना किसी की इच्छा के ये पैदा हो गए हों। सेम एज देयर हेयर, और उसी प्रकार उनके बाल हैं। आल्सो लाइक रूटलेस वीड, उनके बाल भी ऐसे ही रूटलेस वीड की तरह है। देयर हेयर इज नॉट नीटली डन, अच्छे से उनको न तो उनमें उनकी सब बालों को ढंग से धोया गया है, न ही उनमें कोई तेल लगाया गया है, न ही उनमें कोई शैम्पू वगैरह किया गया है, ना ही उनमें उनको कंघी किया गया है। इट फॉल ऑन देयर पेल फेस, और ये जो बाल है जो उनके पीले चेहरों के ऊपर, उनके जो पेल फेस है उसके चारों तरफ वो छाए हुए हैं। एज इफ दे हैव बीन टोन अपार्ट, और ऐसे लगता है कि जैसे उन बालों को उखाड़ के उनके सिर के ऊपर रख दिया गया हो। द चिल्ड्रन आर अनटाइडी, बच्चे बहुत ही गंदे हैं। अनटाइडी का मतलब बिल्कुल साफ सुथरे नहीं है। दे हैवंट कॉम्ब देयर हेयर, और अपने बालों को भी उन्होंने कंघी नहीं किया है। तो देखिए यहाँ पे जो वोकेबलरी में रूटलेस वीड आया एक तो रूटलेस वीड का तो मतलब होता है जड़ विहीन खरपतवार, और पेलर का मतलब होता है पेल या डल फेस। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन देखिए इसकी, ये खरपतवार होती है जो आपने देखा होगा, थोड़ा सा कहीं पानी गिर जाए तो वहां पे ये खरपतवार उगाती है। तो ये बच्चे उसी तरह हैं जैसे खरपतवार होती है। तो यहाँ पे रूटलेस वीड को दो तरीके से प्रस्तुत किया गया है। एक तो उन बच्चों के लिए रूटलेस वीड को प्रयोग किया गया है, दूसरा उन बच्चों के बालों के लिए रूटलेस वीड का या जड़ विहीन खरपतवार का यूज किया गया है। ये देखिए जैसे ये खरपतवार है, ये आसपास छाई हुई है, वैसे इस बच्ची के देखिए, बच्चे के जो बाल हैं बिल्कुल उलझे हुए गंदे संदे बाल हैं। अगली लाइन देखिए कि द टाल गर्ल विद हर वेड डाउन हेड, वहां पे एक टाल गर्ल बैठी हुई है। टाल का मतलब लंबी सी एक लड़की बैठी हुई है जिसकी हाइट थोड़ी ठीक है। विद हर वेड डाउन हेड, जिसका जो सर है वो झुका हुआ है। वेट डाउन हेड का मतलब उसने उसके सर के ऊपर एक वेट का मतलब बोझिल, वेट का मतलब होता है बोझिल, बोझिल, और डाउन हेड का मतलब सिर को नीचा किया हुआ है। उसने बोझ के कारण अपने जैसे, अब वो बोझ क्या है, बोझ किस चीज का है, तो वो बोझ जो है उस बच्ची के ऊपर हो सकता है, उस बच्ची के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ हो। ठीक है, पहली बात तो यह है कि जिम्मेदारी का बोझ है। हो सकता है उसको शर्म आ रही हो कि भाई मैं इतनी बड़ी हूं, और है ना, ठीक है, और हो सकता है वो भूखी हो या माल न्यूट्रिशन हो, या फिर घर की जिम्मेदारियों के बारे में कुछ सोच रही हो सकता है उसको छोटी सी उम्र में ही अपने परिवार को पालना पड़ रहा हो। तो ये कह नहीं सकते, यहाँ पे राइटर ने कोई फिक्स नहीं किया है। तो उसने तो यही बताया है कि वे डाउन हेड, कि उसके सिर के ऊपर उसका बोझ है। तो देन ही डिस्क्राइब ए टाल गर्ल हु सीम्स टू बी बर्डन बाय पॉवर्टी, तो उसके ऊपर गरीबी का बोझ हो सकता है। हर हेड इज बेंट, उसका सिर जो है वो नीचे झुका हुआ है। मे बी बिकॉज ऑफ टायर्डनेस, और ये भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा काम करके बहुत ज़्यादा थकी हुई हो। और शेम, हो सकता है उसने अब शर्म से अपना जो चेहरा है वो झुकाया हुआ है, या फिर बर्डन ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, या किसी जिम्मेदारियों के बोझ से उसने अपने सर को झुकाया हुआ है। देयर इज अनोदर बॉय, और वहां पे एक और लड़का है, द पेपर सीमिंग बॉय विद रेड आइज। देयर इज अनोदर बॉय हु इज सो वीक एंड थिन दैट ही हैज बीन कंपेयर्ड टू ए शीट ऑफ पेपर। तो वहां पे एक और बच्चा है जिसको किससे कंपेयर किया गया। देखिए ये बच्चा देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोई कागज हो। तो उसको यहाँ पे जो हमारे राइटर है उसने उसको पेपर सीमिंग बॉय, यहाँ पे भी राइटर ने जो है मेटाफर का यूज किया है और बच्चे को कागज बताया है, यानी कि वो लड़का इतना दुबला पतला है जैसे कि कोई कागज हो। द बॉयज आईज रिफ्लेक्ट ग्रीड, और उस बच्चे की जो आंखें हैं वो चूहे की आंखें हैं। यहाँ पे फिर राइटर ने मेटाफर का यूज किया है कि उस बच्चे की जो आंखें हैं वो चूहे जैसी आंखें हैं, चूहे की आंखें हैं, जिनमें देखा आपने कभी चूहे की आंखों को देखा होगा, उसमें हमेशा एक लालच होता है, एक ग्रीड होती है, और वो
एंड ही वांट्स टू अचीव एवरीथिंग, और वो चाहता है, हर चीज को अचीव करना चाहता है। उसकी आंखों में एक भूख, जैसे चूहे की आंखों में भूख होती है, ये देखिए, जैसे जिस प्रकार चूहे की जो आंखें होती है उसमें एक भूख होती है, वैसे ही उस बच्चे की जो आंखें हैं, जो पेपर के जैसे दिखाई दे रहा बच्चा है, उसकी आंखों में भी एक भूख नजर आ रही है। ये देखिए, आप जैसे इस बच्चे की हालत देखिए, ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल ही माल न्यूट्रिशन हो। फिर राइटर जो है एक और बच्चे का डिस्क्रिप्शन करता है, इसमें वो टोटल 4, इस स्टेंजा में वो टोटल 4 बच्चों को डिस्क्राइब कर रहा है। तो 2 बच्चे वो डिस्क्राइब कर चुका है। तीसरा जो बच्चा है वो है द स्टंटेड। स्टंटेड का मतलब होता है अपोषित, कुपोषित, कुपोषण के कारण अल्प विकसित, यानी कि माल न्यूट्रिशन वाला एक बच्चा है, जिसका ढंग से न्यूट्रिशन नहीं मिला है, जिसको एक माल न्यूट्रिशन वाला बच्चा है, ठीक है। और साथ ही साथ माल न्यूट्रिशन के कारण क्या हुआ है कि उसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ गई है, मतलब उसको पूर्ण पोषण न मिलने के कारण उसकी जो हड्डियां हैं वो मुड़ चुकी हैं। और अब यहां पे हमको राइटर ये बताता है कि देन ही डिस्क्राइब अनदर स्टूडेंट हु इज फिजिकली डिसेबल्ड। जो फिजिकली डिसेबल्ड है, यानी कि शारीरिक रूप से वो विकलांग है, वो जो बच्चा है। और वहां पे द पोएट सेज दैट ऑन ट्विस्टेड बॉन्ड रिसाइटिंग ए फादर्स नारेल डिजीज इज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, कि वो बच्चा डेस्क पे बैठा हुआ है, लेसन पढ़ रहा है, और ऐसे लग रहा है कि वो लेसन को नहीं दोहरा रहा, पाठ को नहीं दोहरा रहा है, वो अपने पूर्वजों से मिली हुई इस बीमारी को, यानी कि उसको तो भी ये बीमारी है, उसके पूर्वजों को ये बीमारी थी, फिर बाद में वो बीमारी उसके पूर्वजों से उसमें ट्रांसफर हो गई। यानी कि वो यहाँ पे हमारा राइटर ये कह रहा है कि वो बच्चा उस पाठ को नहीं दोहरा रहा, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो अपने पूर्वजों की, नारेल्ड डिजीज का मतलब पूर्वजों से प्राप्त बीमारी को वो दोहरा रहा है, ठीक है। हेयर का मतलब उत्तराधिकारी, हेयर का मतलब उत्तराधिकारी या सक्सेसर, जैसे आपके दादा परदादाओं के आप उत्तराधिकारी होते हो, वैसे हेयर का मतलब होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। नारेल्ड डिजीज, हेयर का मतलब, और हिज लेसन फ्रॉम हिज, तो यहां पे हमारा राइटर ये कह रहा है कि ही डिस्क्राइब अनदर स्टूडेंट हु इज फिजिकली डिसेबल्ड, कि वो शारीरिक रूप से कमजोर है। द पोएट सेज दैट दिस बॉय इज अनलकी बिकॉज ही इनहेरिटेड ए डिजीज फ्रॉम हिज फादर ड्यू टू विच ही हैज डिफॉर्म्ड बॉडी, कि उसको ये जो बीमारी मिली है वो अपने पिता से मिली है, इससे उसका जो शरीर है वो कुरूप हो गया है, डिफॉर्म हो गया है, यानी कि उसका शरीर आकार में नहीं है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग एनी फैसिलिटी फ्रॉम हिज फादर, हालांकि देखिए बच्चे जो है वो माँ बाप से सोना चांदी पैसा जमीन जायदाद प्राप्त करते हैं, लेकिन ये जो बच्चा है अपने पूर्वजों से बीमारी प्राप्त कर रहा है और उस बीमारी को ही दोहरा रहा है। ऐसे लग रहा है कि वो उस पार्ट को नहीं दोहरा रहा, उस बीमारी को दोहरा रहा है। दिस डिसेबल्ड बॉय इज सिटिंग ऑन बेंच एंड इज रिसाइटिंग हिज लेसन, वो जो बच्चा है वो पीछे बेंच के ऊपर बैठा हुआ है और पार्ट को दोहरा रहा है। तो अब तक देखिए हमने 3 बच्चों के बारे में। पहला बच्चा जो है एक ऐसी लड़की है जिसका सिर जो है वो बोझ से दबा हुआ है। दूसरा बच्चा वो है जो पेपर कागज की तरह दुबला पतला है और जिसकी आंखें जो चूहे जैसी है। तीसरा ये बच्चे का डिस्क्रिप्शन ये दिया है कि ऐसा बच्चा है जो विकलांग है या उसकी जो हड्डियां जो वो मुड़ी हुई है और ऐसा लगता है कि उसको पूर्वजों से विरासत में कुछ जमीन जायदाद वगैरह मिलने के बजाय उसे पूर्वजों से ये बीमारी मिली है और वो पीछे बैठ के इस लेसन को दोहरा रहा है। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, ये देखिए वो बच्चा है जिसके हाथ मुड़े हुए हैं और ऐसे लग रहा है ये बीमारी उसको पूर्वजों से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट लाइन देखिए, एट द बैक ऑफ द डिम क्लास। अब पीछे जो क्लास है आप देखिए, क्लासरूम स्लम का क्लासरूम है, पर्याप्त रोशनी की भी व्यवस्था नहीं है, तो क्लासरूम के पीछे अंधेरा है, यानी कि डिम का मतलब मंद रोशनी वाली क्लास, मतलब क्लास का वो पोर्शन जहां पे रोशनी नहीं है। वन अननोटेड, एक ऐसा अननोटेड यानी कि उस बच्चे के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है, सब अपनी मस्ती में मस्त है, उस बच्चे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा। एक स्वीट और यंग, मतलब एक बच्चा बैठा हुआ है वो थोड़ा देखने में स्वीट लग रहा है, मतलब देखने में सुंदर है, और छोटा है। यंग का मतलब यहाँ पे छोटा है, यानी कि हो सकता है कि
वो अभी दुनिया में आया, मतलब अभी उसके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ नहीं पड़ा हो, तो वो बच्चा क्या कर रहा है, हिज आईज लिव इन ए ड्रीम। उसकी जो आंखें हैं, मतलब उसकी आंखें ऐसे लगती है जैसे वो आंखें कोई सपना देख रही हों। हिज आईज लिव इन ए ड्रीम ऑफ स्क्विरल गेम। और सपना भी किस चीज का देख रही है, गिलहरी का। आपने देखा होगा गिलहरी कोटर के अंदर खेलती रहती है, पेड़ों के अंदर जो गिलहरी के जो कोटर बने होते हैं। इन ट्री रूम, ट्री रूम का मतलब अब आगे मैं बताता हूँ। ये देखिए, ये जो बच्चा है पीछे बैठा है, और ये देखिए बाहर खिड़की से बाहर झांक रहा है, जिसमें गिलहरी अपने कोटर में बैठी हुई है। उसके वो सपने ले रहा है कि मैं भी, उसको पढ़ना अच्छा नहीं लग रहा है, उसको बाहर वहां जाकर गिलहरी के साथ जाकर एक गिलहरी की तरह ट्री रूम में पेड़ों के ऊपर खेलने में के सपने देख रहा है। अदर देन दिस, मतलब उसको इस पढ़ाई से, अदर देन दिस का मतलब उसको इस पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है। वो आराम से पीछे बैठा हुआ बाहर गिलहरियों के खेल को देख रहा है। तो देखिए, इसको थोड़ा डिस्क्राइब कर लेते हैं इसकी समरी को, कि एट द बैक ऑफ द क्लास, कि क्लास में के पिछले हिस्से में, इन डिम, डिम का मतलब अंधेरे में, डार्क एरिया, पीछे अंधेरे पोर्शन में, वाज ए स्मॉल बॉय, वहां पे एक छोटा बच्चा बैठा है, हु वाज नॉट विजिबल टू द पोएट। वो लगभग पोएट को विजिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा अंधेरा है। एज ही वॉज सिटिंग इन डार्कनेस, क्योंकि वो अंधेरे में बैठा हुआ है। द पोएट कुड सी हिज आईज विच वर ब्राइट एंड फुल ऑफ ड्रीम्स। लेकिन पोएट को उसकी आंखें दिखाई दे रही हैं, जो उसकी जो आंखें हैं वो बिल्कुल चमकीली हैं और फुल ऑफ ड्रीम्स, और उसकी आंखों में एक तरह से सपने भरे हुए हैं। ही वॉज नॉट पेइंग अटेंशन टू द क्लास, वो क्लास पे ध्यान नहीं दे रहा है। He was not paying attention to the class. It seems as if he was rather interested in playing with squirrels in the tree house. और ऐसे लग रहा है कि उसको पढ़ने के बजाय गिलहरियों के साथ खेलने में, ट्री रूम में उसके सपने देखने में उसको ज्यादा मजा आ रहा है। ये देखिए, ये वो बच्चा है, ये क्लासरूम है। क्लासरूम का सीन देखिए, टूटा फूटा क्लासरूम है, इसमें सारे बच्चे बैठे हुए हैं। ये जो बच्चा है वो पीछे बैठ के गिलहरियों के खेल देख रहा है। ये देखिए, ये सारे मैंने पिक्चर लगाए हैं उस क्लासरूम के। ये गिलहरी है, ये वो पेपर स्विमिंग बॉय है, ये जो खराब बालों वाले बच्चे हैं, इनके जो बाल है वो रूटलेस वीड की तरह है। अब देखिए, इसमें पोएटिक डिवाइस कौन कौन सी यूज हुई है। देखिए, पोएम पढ़ने में एक 4 लाइन की पोएम से मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है कि एग्जाम में अगर आपको मैक्सिमम मार्क्स आप करने हैं, तो आपको जो सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो इसी चीज़ पे देना है कि इसमें कौन कौन सी पोएटिक डिवाइस का यूज़ हुआ है। तो पोएटिक डिवाइस इसमें खूब अच्छे से काफ़ी यूज़ हुआ है इसमें पोएटिक डिवाइस का। इसमें देखिए, जैसे वो पेपर स्विमिंग बॉय, यहाँ पे उन्होंने बच्चे को ही पेपर बना दिया, इसलिए मेटाफर का यूज़ हुआ है। और जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में माई मदर एट 66 वाले चैप्टर में मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच के बारे में बताया था। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे जो पहला जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है सिमिली और मेटाफर। तो मैंने आपको बताया था कि सिमिली क्या होती है और मेटाफर क्या होती है। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूं कि सपोज इफ आई से कि महाराणा प्रताप इज ए लॉयन इन द वार। महाराणा प्रताप युद्ध में शेर हैं, युद्ध में वो एक शेर है। तो डायरेक्ट महाराणा प्रताप को शेर बता दिया तो वो तो हो गया मेटाफर, और महाराणा प्रताप शेर के जैसे हैं तो वो हो गया सिमिली। तो यहां पे देखिए, राइटर ने उस बच्चे को कागज कहा है, बॉय को क्या कहा है, पेपर, तो ये मेटाफर हो गया। आंखों को चूहे की आंख कहा है, तो ये भी एक तरह से क्या हो गया, मेटाफर। तो यहाँ पे 2 जगह तो मेटाफर का यूज हुआ है, साथ ही साथ यहाँ पे सिमिली का भी यूज हुआ है। सिमिली का क्या है, जैसे रूटलेस वीड, यानी कि लाइक रूटलेस वीड का मतलब कि जो बच्चों की जो तुलना की गई है वो खरपतवार से की गई है। और साथ ही साथ पर्सनिफिकेशन का या मानवीकरण का भी यूज हुआ है, गस्टी वेव्स, ठीक है। और इमेजरी भी इसमें काफी यूज हुई है, जैसे रूटलेस वीड और वे डाउन हेड। इसमें 2 इमेजेस को प्रस्तुत किया गया है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखिए, इस पूरे स्टेंजा में जो पोएटिक डिवाइस है वो कौन कौन सी यूज हुई है। मेटाफर कहाँ यूज हुआ है, पेपर स्विमिंग बॉय और रेड आइज में। और सिमिली कहाँ यूज हुई है, रूटलेस वीड में। पर्सनिफिकेशन यूज हुआ है मानवीकरण, गस्टी वेव्स में। और इमेजरी जो यूज हुई है वो रूटलेस वीड और वे डाउन हेड में। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सेकंड स्टेंजा है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत,
और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको पहुंचाइए। फिर मिलते हैं, टेक केयर।